हेलो नमस्कार दोस्तों। मुहूर्त सीरीज में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं, तारा शुद्धि। जब भी कोई नेटिव आपके पास किसी भी तरीके के काम के लिए आता है तो हमें उसका शुभ मुहूर्त निकालने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है तारा शुद्धि। चंद्र शुद्धि और तारा शुद्धि हर एक नेटिव के लिए हमें करना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी भी मोबाइल ऐप पर आपने शुभ मुहूर्त देखा और उससे काम करना शुरू कर देते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है। वो मोबाइल ऐप पर जो आप मुहूर्त देख रहे हो वो वर्क स्पेसिफिक होता है, मतलब उस काम के लिए वो शुभ मुहूर्त है, मगर आपके लिए शुभ मुहूर्त है या नहीं इसको देखने के लिए आपको तारा शुद्धि और चंद्र शुद्धि करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी मुहूर्त के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वर्क स्पेसिफिक, मतलब किस काम के लिए कौन से दिन अच्छे माने जाएंगे, कौन से नक्षत्र अच्छे माने जाएंगे, कौन से वार अच्छे माने जाएंगे, उसको बोलते हैं वर्क स्पेसिफिक। जैसे आपको गृह प्रवेश करना है तो आप सोमवार मान लीजिए ये नक्षत्र है, इस दिन गृह प्रवेश अच्छा होगा, ध्रुव स्थिर नक्षत्र है, गृह प्रवेश अच्छा होगा। मगर वो नक्षत्र आपके लिए कैसे है, यदि वो आपके लिए शुभ नहीं है तो वो मुहूर्त आपके लिए ठीक नहीं है। तो जब भी हम मुहूर्त किसी भी नेटिव के लिए किसी भी काम से रिलेटेड मुहूर्त निकालते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट आप किसी भी मोबाइल ऐप पर जाकर भी देख सकते हो। जैसे आपको गृह प्रवेश करना है, आपने मोबाइल ऐप पर जाकर देखा इस साल में कौन कौन से दिन गृह प्रवेश के लिए शुभ है। अब उन डेट्स को आपने निकाल लिया, वो केवल एक पार्ट हुआ। मगर जिस पर्सन को गृह प्रवेश करना है उसके लिए मुहूर्त देखने में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जो आपको किसी भी एक इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे वही देखकर बताएगा, आप अपना आप डिसाइड नहीं कर सकते। या तो आपको सीखना पड़ेगा, जैसे मैं अभी सिखा रहा हूं, आप इसे सीखें, या किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, तभी आप मुहूर्त निकाल पाएंगे। तो इसके दो कंपोनेंट हैं इंडिविजुअल के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्य या वर्क से रिलेटेड डेट डिसाइड कर लेंगे कि इस दिन ये काम किया जा सकता है। उसके लिए आप किसी भी मोबाइल ऐप की भी हेल्प ले सकते हो, पंचांग की हेल्प ले सकते हो कि इस कार्य के लिए कौन कौन से दिन शुभ हैं। जैसे विवाह के मुहूर्त रोजाना बहुत सारे होते हैं, मगर वो सभी लोगों के लिए ठीक हर दिन मुहूर्त नहीं होता। तो आप किसी इंडिविजुअल के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले करनी होती है तारा शुद्धि। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से तारा शुद्धि की जा सकती है। और हर एक काम के लिए तारा शुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चंद्र शुद्धि इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो हम उसे काम को नहीं करना चाहिए उस डेट पर, चाहे उस काम के लिए वो शुभ मुहूर्त हो या ना हो। तो हम क्या करते हैं तारा शुद्धि में, नक्षत्र यहाँ पर आप देखिए, आराम से समझिए, आप आज की क्लास में ये इजीली सीख कर जाएंगे। नक्षत्र आर इन द ग्रुप्स ऑफ थ्री। ग्रुप्स ऑफ थ्री का मतलब क्या होता है, हर एक प्लेनेट के तीन नक्षत्र हैं, इसका मतलब यह है। जैसे केतु के तीन नक्षत्र हैं, आपको मालूम है, अश्विन नक्षत्र के केतु का होता है, इसके बाद मगा होता है, मूला होता है। इसी तरीके से यदि मैं बुध के नक्षत्र कहूँ तो वो भी तीन होते हैं, आश्लेषा नक्षत्र होता है, इसके बाद ज्येष्ठा होता है, रेवती होता है। तो हर एक प्लेनेट के तीन नक्षत्र होते हैं। सो नक्षत्र आर इन द ग्रुप ऑफ थ्री, इसे बोलते हैं ट्रायड। ट्रायड मतलब त्रिकोण, तीन नक्षत्र वो हो गए। ईच प्लेनेट हैज थ्री नक्षत्र, जैसे मैंने अभी बताया। द नक्षत्र मून एट द टाइम ऑफ बर्थ इज कॉल्ड जन्म नक्षत्र और जन्म तारा। यहाँ पे हम नक्षत्र को तारा बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो बर्थ के टाइम पर चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में हो उसे जन्म तारा बोलते हैं। नाउ ईच प्लेनेट हैज थ्री नक्षत्र, सो दे आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड। तीन जो नक्षत्र होते हैं हर एक प्लेनेट के, उनमें एक जन्म तारा होता है, उससे 10वां जो नक्षत्र है वो उसी प्लेनेट का होता है, उसे बोलते हैं अनुजन्म। और 19वां नक्षत्र होता है वो उसी प्लेनेट का होगा जिसका जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र से 10वां भी उसी का होगा और 19वां भी उसी का होगा। आपको पता है 9 के बाद वही उसी प्लेनेट के नक्षत्र रिपीट हो जाते हैं, उसको बोलेंगे त्रिजन्मा। तो तीन नक्षत्र हो गए। जैसे किसी का सपोज जन्म नक्षत्र अश्विन है तो अश्विन जन्म नक्षत्र हो गया, उससे 10वां मघा उसका अनु जन्म हो गया, और उससे फिर 19वां नक्षत्र जो मूला है वो आपका त्रिजन्मा हो गया। तो एक जन्म नक्षत्र भी तीन है, उनमें पहले जन्म नक्षत्र को हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं या जन्म तारा, उससे 10वें को हम अनुजन्म बोलेंगे और 19वें को हम त्रिजन्म बोलेंगे। ऐसे ही कोई भी जन्म नक्षत्र हो सकता है। तो जिस भी प्लेनेट का उसका जन्म नक्षत्र है, जैसे मैं सपोज कंसिडर कर लेता हूं कि
चंद्रमा के नक्षत्र में ही किसी नेटिव का बॉर्न हुआ रोहिणी नक्षत्र में, तो रोहिणी नक्षत्र जन्म नक्षत्र हो गया। और चंद्रमा का जो दूसरा नक्षत्र है रोहिणी के बाद हस्त, वो उसका अनुजन्मा तारा हो गया। और तीसरा नक्षत्र श्रावण जो चंद्रमा का है वो त्रिजन्मा हो गया। तो एक जन्म नक्षत्र के साथ बाकी उसी प्लेनेट के और दोनों नक्षत्र भी उसके एक तरीके के जन्म नक्षत्र हैं जिन्हें नाम दिया गया है अनुजन्मा और त्रिजन्मा। अब हम देखते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है, तारा कौन कौन से तरीके के होते हैं। सभी नक्षत्रों को 9 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो उनका ऑर्डर होता है, सबसे पहला जिस समय किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसे हम जन्म नक्षत्र बोलेंगे। उससे अगले वाले नक्षत्र को संपत। उस प्लेनेट के तीनों नक्षत्र संपत हो गए, ये ध्यान रखना है। सपोज यहाँ एग्जांपल में बताऊं, सपोज किसी नेटिव का कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ तो ये जन्म नक्षत्र हो गया। उत्तर फाल्गुनी उसी प्लेनेट का दूसरा नक्षत्र है, अनुजन्मा है, और ये त्रिजन्मा है 21। ये तीनों उसके जन्म नक्षत्र के पार्ट है। इसी तरीके से इसके बाद जो अगला आएगा उसको बोलेंगे संपत। ये संपत है, ये भी इसका दूसरा संपत है और ये भी तीसरा संपत है। 3-3 के ग्रुप के अंदर हम इन्हें लेकर चलेंगे। संपत के बाद आता है विपत। तो ये नेक्स्ट वाला जो होगा जन्म नक्षत्र से तीसरा होगा विपत, चौथा होगा क्षेम। यहाँ पे देखना चाहूं यदि मैं जन्म नक्षत्र कृतिका मानूं तो आद्रा क्षेम हो जाएगा। पांचवा होगा प्रत्यारी, तो इसके इसमें पुनर्वसु प्रत्यारी हो जाएगा। छठा होगा साधक, तो छठा यहाँ पर हो जाएगा आपका पुष्य। सातवां होगा वध, तो अश्लेषा वध हो गया। आठवां होगा मित्र, तो यहाँ पर मगा मित्र हो गया। और नवा होगा अति मित्र। अब ये नवा अति मित्र है, तो ये तीनों जो इसके शुक्र का नक्षत्र है ये अति मित्र, तो ये तीनों शुक्र के नक्षत्रों को हम अति मित्र ही मानकर चलेंगे। तो टोटल नक्षत्रों को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में जिस भी में भी है वो आपका जन्म नक्षत्र है। उससे अगले वाला संपत, और उसके तीनों अगले वाले का मतलब जैसे जन्म नक्षत्र कृतिका है तो ये तीनों जन्म नक्षत्र हो गए सूर्य के। अगला रोहिणी है तो ये संपत है, और तो ये तीनों को हम एज ए संपत नक्षत्र ही मानकर चलेंगे। हालांकि इनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। सपोज ये जन्म नक्षत्र है तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इसकी 1/3 होगी और इसकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसे आप नहीं भी मान के चलोगे तो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा असर पास वाले नक्षत्रों पे होता है। तो चंद्रमा जन्म के समय जिस भी नक्षत्र में है उसे हम जन्म में बोलते हैं। अगला संपद, उसके अगला विपत, फिर क्षेम, फिर प्रत्यारी, फिर साधक, फिर वध, मित्र और अति मित्र। इस तरीके से 9 तारों को डिवाइड किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तारा शुद्धि का तरीका हम पढ़ रहे हैं। 3, 5, 7 नक्षत्र फ्रॉम जन्म नक्षत्र एंड देयर ट्राइन। ट्राइन का मतलब वही तीसरा नक्षत्र है उसके साथ वाले बाकी दोनों, 5वां नक्षत्र है उसके साथ वाले बाकी दोनों, और 7वां नक्षत्र है उससे 7वें वाले बाकी दोनों आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस। देखिए ये जन्म नक्षत्र है, यहाँ पर आप जो मर्जी मान लीजिए। सपोज मैं भरणी मान लेता हूँ जन्म नक्षत्र, तो इससे तीसरा मतलब रोहिणी, 5वां मतलब आर्द्रा और 7वां मतलब पुष्य, ये सब कौन कौन से हो जाएंगे? विपत, प्रत्यारी और वादक, ये शुभ नहीं माने जाते। तो जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वें नक्षत्र को शुभ नहीं मानते हैं। और उनके ट्राइन को भी, ट्राइन को समझे, जैसे भरणी जन्म नक्षत्र है तो इससे तीसरा आया रोहिणी, ये अशुभ हो गया विपत, तो ये भी विपत है। चंद्रमा का दूसरा और चंद्रमा का तीसरा भी विपत माना जाएगा। भरणी यदि जन्म नक्षत्र है तो 5वां आया आर्द्रा, ये आपका राहु का नक्षत्र है, तो आर्द्रा के बाद स्वाति भी इसका 5वां प्रत्यारी नक्षत्र माना जाएगा, और सतविषा भी प्रत्यारी नक्षत्र माना जाएगा। इसी तरीके से 7वां यहाँ पर पुष्य है, भरणी को जन्म नक्षत्र माने तो 7वां पुष्य है शनि का, तो ये आपका 7वां नक्षत्र वध होता है, या जिसको दूसरा ये भी वध है और ये तीसरा ये भी वध हो जाएगा। तो वो ट्राइन मतलब तीनों नक्षत्र उस प्लेनेट के उसके वध नक्षत्र माने जाएंगे। जन्म नक्षत्र एंड इट्स ट्राइनर आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। जो जन्म नक्षत्र होता है और उसके ट्राइन मतलब बाकी दोनों नक्षत्र उसी प्लेनेट के न्यूट्रल माने जाते हैं। जन्म नक्षत्र तीसरा, 5वां और 7वां अशुभ माने जाते हैं। लेट जन्म नक्षत्र इज 12, यहाँ पे कह रहा है जन्म नक्षत्र 12 है, उत्तर फाल्गुनी। तो 21 एंड 3 ये जन्म तारा, अनुजन्मा एंड त्रिजन्मा हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज जन्म नक्षत्र 12वां हो गया तो इसके ट्राइन में कौन सा है? कृतिका और उत्तराषाढ़ा। तो 21 और 3 ये इसको हम
21 को बोलेंगे अनुजन्मा और इसको हम बोलेंगे त्रिजन्मा, मगर ये तीनों ही एक तरीके से जन्म नक्षत्र हुए। 14, 16 and 18 means third, fifth and seventh from जन्म नक्षत्र are not considered auspicious। अब देखते हैं जरा, सपोज ये 12 आपका जन्म नक्षत्र है, तो 14 मतलब चित्रा अशुभ होगा, मतलब इससे तीसरा, फिर 16 इससे पांचवा और इससे सातवां अशुभ होंगे, और उनके साथ साथ उनके ट्राइनल भी अशुभ होंगे। जैसे चित्रा अशुभ है तो इसके साथ वाले मृगशिरा और धनिष्ठा जो कि चंद्रमा के हैं ये भी अशुभ होंगे। विशाखा अशुभ है तो विशाखा के साथ वाले पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपदा जो जुपिटर के हैं वो भी अशुभ होंगे। ज्येष्ठा अशुभ है तो आश्लेषा और रेवती जो कि बुध के 3 नक्षत्र हैं वो भी अशुभ ही माने जाएंगे। नक्षत्र एंड ट्राइन ऑफ 14, 16, 18 जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है आर ऑल्सो नॉट ऑस्पिशियस। मीन्स 14 के ट्राइन में आएगा 23, 16 के ट्राइन में आएगा 25, 9 ऐड करने पे आ जाता है, 18 के ट्राइन में आएगा 27 एंड 5, 7, 9, बट 23, 25, 27, 9 अनुजन्मा नक्षत्र आर 1/3 इनऑस्पिशियस एंड त्रिजन्मा आर नॉट कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस। मैं समझाता हूं मतलब क्या है। सपोज ये जन्म नक्षत्र है तो ये तीसरा, पांचवा मृगशिरा और सातवां अशुभ हो गए, तो इनके ट्राइन में कौन सा होगा? भरणी के ट्राइन में आएगा पूर्व फाल्गुनी, रोहिणी के ट्राइन में आएगा हस्त, वो सॉरी अश्विन है तो कृतिका के ट्राइन में आएगा उत्तर फाल्गुनी, वृश्चिक के ट्राइन में आएगा चित्रा और पुनर्वसु के ट्राइन में आएगा विशाखा। ये भी अशुभ होंगे, मगर ये यदि 100% अशुभ है, तीसरा, पांचवा और सातवां, तो इनके ट्राइन के दूसरा पार्ट जो आ रहा है वो 1/3 अशुभ माने जाएंगे, 1/3। तो कृतिका अशुभ है तो उत्तर फाल्गुनी 1/3 अशुभ है, और तीसरा जो ट्राइन में आएगा उत्तर आषाढ़ा उसको अशुभ नहीं मानते, तो उन्हें हम किसी भी शुभ एक्टिविटी या ऑस्पिशियस काम के लिए यूज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने जन्म नक्षत्र निकाला, एग्जाम्पल के लिए मैंने अश्विनी ले लिया है, तो उससे तीसरा नक्षत्र, उससे पांचवा नक्षत्र, उससे सातवां नक्षत्र अशुभ होंगे। अब जो तीसरा नक्षत्र है उसके ट्राइन में ये 3 नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, तो ये अशुभ नक्षत्र है, इससे इसका दूसरा जो पार्ट है वो भी अशुभ होगा मगर 1/3 होगा, और तीसरा पार्ट अशुभ नहीं माना जाता। तो हम क्या करेंगे, यदि इस नेटिव का कोई भी काम करना है तो कृतिका नक्षत्र आपको अवॉइड करना है, मृगशिरा अवॉइड करना है, पुनर्वसु अवॉइड करना है, उत्तर फाल्गुनी भी अवॉइड करना है, मृगशिरा के ट्राइन में चित्रा या वो भी अवॉइड करना है, विशाखा को भी अवॉइड करना है, मगर उत्तर आषाढ़ा जो कृतिका का तीसरा नक्षत्र है, कृतिका के साथ वाला ट्राइन का, धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपदा में आप शुभ कार्य कर सकते हो, उन्हें अवॉइड करने की जरूरत नहीं होती। आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैं तारा शुद्धि करके बता रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने एक कुंडली लगाई हुई है, ये लियो साइन की कुंडली है। यहाँ पर मून इसका देखिए नेटिव का इस कुंडली में दिख रहा है, कैंसर साइन के अंदर है, उसका नक्षत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जन्म नक्षत्र इसका होगा पुष्य, तो पुष्य नंबर 7 होता है, वो सॉरी इसका नक्षत्र पुष्य सॉरी नंबर 8 होता है, पुष्य इसका जन्म नक्षत्र है नंबर 8। तो अब देखिए इसके हम खराब नक्षत्र कैसे पता करेंगे और तारा शुद्धि कैसे की जाती है, कि आपने चंद्रमा देख लिया नेटिव का किस नक्षत्र में है, अब उससे तीसरा नक्षत्र, पांचवा और सातवां निकाल लीजिए, चंद्रमा से तीसरा। तो देखिए चंद्रमा का नक्षत्र 8 है, तो उससे तीसरा हो गया 10वां, पांचवा हो गया 12वां और 14वां नक्षत्र ये खराब हो गए इस नेटिव के लिए। और 10वें के ट्राइन में आएगा 19, 12वें के ट्राइन में आएगा 21 और 14वें के ट्राइन में आएगा 23, ये भी नक्षत्र खराब हो गए। और तीसरा ट्राइन में आएगा 19 का 1, 21 का 3 और 23 का 5 आर not auspicious। means for this native whenever moon is in inauspicious नक्षत्र 10, 12, 14, 19, 21, 23 में जब भी मून होगा इसको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 1, 3, 5 को हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये जो थर्ड ट्राइन है वो उसको आप ऑस्पिशियस एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है कि तारा शुद्धि में आपको क्या करना है, नेटिव का जन्म नक्षत्र पता करना है, उससे तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र में यदि चंद्रमा उस काम को करने वाले दिन हो तो वो आपको नहीं करना है। अब तीसरे से फिर आप जब जाएंगे तो तीसरे नक्षत्र का मतलब हो गया 12वां, 14वां और 16वां, आप काउंट कर लीजिए जन्म नक्षत्र से, इन्हें अवॉइड कर दीजिए। नट सेल में तारा शुद्धि में क्या करना है, जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा,
सातवां, 12वां, 14वां और 16वें नक्षत्र को आप अवॉइड कर दें। बाकी सभी नक्षत्र उस नेटिव के लिए तारा शुद्धि के हिसाब से ऑस्पिशियस हो जाएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी और मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। सपोज नेटिव का जन्म नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा है, तो इससे तीसरा मतलब धनिष्ठा, पांचवां मतलब पूर्व भाद्रपदा, सातवां मीन्स रेवती, इनमें कोई भी कार्य शुभ कार्य नहीं करेंगे। और 12वां नक्षत्र यहाँ पे पूर्व आषाढ़ा है, तो यहाँ से 12वां जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोहिणी में भी नहीं करोगे, 14वां मतलब आदरा में भी नहीं करोगे, और पुष्य में भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। इतना आसान तरीका है, हम आसानी से तारा शुद्धि कर सकते हैं। उम्मीद है आपको तारा शुद्धि का कंसेप्ट इस क्लास में समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कुंडली लेकर मेरे पास आ जाए। मैं आपको पास आने का मतलब फिजिकली नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर दें, मैं आपको तारा शुद्धि सिखा दूंगा इजीली। अब जन्म तारा के बारे में और मैं बात करूंगा। जो जन्म तारा होता है, जिस दिन नेटिव का जन्म हुआ उस टाइम पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उसे जन्म तारा बोलते हैं। उस दिन हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। एल्डेस्ट चाइल्ड मैरिज शुड नॉट टेक प्लेस इन इस जन्म तारा। एल्डेस्ट का मीन्स होता है यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड। कई बार ये होता है कि एल्डेस्ट चाइल्ड की डेथ हो गई, तब इसको नहीं देखना है। जो फर्स्ट बर्थ लेता है चाइल्ड, उस वो लेना है, नॉट फर्स्ट सर्वाइविंग चाइल्ड। एल्डेस्ट का मतलब आपका अभी सबसे बड़ा बच्चा है वो नहीं, जिसने सबसे पहले जन्म लिया अपनी माँ की कोख से, उसे एल्डेस्ट चाइल्ड बोलते हैं। उसकी मैरिज उसके जन्म तारा में नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कर्ण भेद, कान छिदवाना जिसे बोलते हैं, जर्नी यात्रा, मैरिज ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड, कंसेप्शन, इन ऑल दीज इवेंट जन्म तारा शुड बी अवॉइडेड। कंसेप्शन का मतलब जब बच्चे को आप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो वो भी आप कंसेप्शन भी उस दिन नहीं करना चाहिए। कर्ण भेद भी नहीं करना चाहिए, जन्म तारे में ट्रेवल नहीं करना चाहिए, और जो एल्डेस्ट चाइल्ड है उसकी मैरिज भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है जन्म तारा इज हाईली ऑस्पिशियस फॉर फर्स्ट फीडिंग। बच्चों को पहली बार आप दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, जन्म तारा अच्छा होता है। कोरोनेशन और टेकिंग सेरेमनी, जब कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठता है या कोई कहीं पर शपथ ले रहा है, मुंडन, यदि आप मुंडन करवा रहे हैं तो भी अच्छा है, सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं तो भी जन्म तारा अच्छा माना जाता है। तो ये चार एक्टिविटियों के लिए जन्म तारा अच्छा माना जाता है। अन्नप्राशन जिसे बोलते हैं फर्स्ट फीडिंग, कोरोनेशन और ओथ टेकिंग सेरेमनी, मुंडन और सर्विस आप ज्वाइन कर रहे हो। नेक्स्ट, वेनेवर एक्टिविटी तारा एंड पर्सनल तारा आर गुड एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म। हमें दोनों ही चीजें देखनी है कि एक्टिविटी से रिलेटेड तारा भी शुभ है, कि ये काम इस तारे में किया जा सकता है, और पर्सन के लिए वो तारा शुभ हो तभी उस एक्टिविटी को करना चाहिए, अदरवाइज हमें उस एक्टिविटी को नहीं करना चाहिए। आई होप ये तारा शुद्धि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी तरीके के कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।